रियल नंबर ये चैप्टर है बच्चों, और क्या कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर होता क्या है? जैसे अभी मेरे ख्याल से प्रिया पाल ने बोला रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, यही होता है बच्चों। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इररेशनल का कलेक्शन होता है, मतलब सारे रैशनल और सारे इररेशनल आप एक साथ लिख दो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाते हैं, है ना? ओके, आप लोगों को मैंने पहले बताया सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से जो हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ता था यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज, वो हमको बच्चों इस बार पढ़नी नहीं है। और कोई ऐसा भी वो टॉपिक था नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वो केवल एक एचसीएफ निकालने के लिए एक अलग मेथड था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज का जो टॉपिक है बच्चों, जो टॉपिक है आज का वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिलहाल ये अरिथमेटिक बच्चों जहां पे भी पोर्शन अरिथमेटिक का आता है तो वो हमेशा आप लोगों के लिए इजी रहता है। कोई बताएगा अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ अरिथमेटिक? बताइए, अरिथमेटिक का मतलब कोई बताएगा? काउंटिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब जहां पे भी नंबर्स के, यस संजय सही कह रहे हो, जहां पे भी नंबर्स की बात हो, डिजिट्स की स्टडी हम लोग करते हैं, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग नंबर्स की स्टडी, डिजिट की स्टडी, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस हम लोग स्टडी करते हैं, वो अरिथमेटिक कहलाती है। और जहां पे बच्चों मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जहां पर वेरिएबल्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, जितने भी पॉलिनोमियल हो गए, फंक्शन हो गए, तो इस तरह की चीजें जहां पर आ जाती हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, नॉन टर्म्स आ जाते हैं, तो मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? अरे नहीं, वो तो पर्टिकुलर हो गया ना, मैं ब्रांच को पूछ रहा हूं। उस ब्रांच को बच्चों बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। ये अरिथमेटिक हो गया जो न्यूमरल से रिलेटेड होता है, और एक्स वाई जेड जैसे मैंने कहा जहां पे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं हम लोग, अननोन टर्म्स की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो वो होता है अलजेब्रा। ठीक है, और जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर, शेप से बेस्ड स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिजल्ट पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। क्लियर है? ओके, तो अब आते हैं बच्चों टॉपिक पे। इसका कोई प्रूफ नहीं है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, बस एक स्टेटमेंट है जो कि मे बी आपने देखा होगा बट उस नजरिए से कभी सोचा नहीं होगा। तो उस स्टेटमेंट को हम बताने जा रहे हैं, और वो लिखा भी हुआ है आपके एनसीईआरटी में। फिलहाल हम ये पूछना चाहेंगे, उस स्टेटमेंट में दो वर्ड यूज हुए हैं, तो उसका मतलब पूछना चाहेंगे, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है? कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या? हाँ बोलो। फॉर एग्जाम्पल? ओके, कौन बोल रहा है ये? वेरी गुड बेटा, एकदम सही बोला। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। वन की बात भी आप कर सकते हो, और जनरली सारे नंबर वन से तो डिविजिबल होते ही हैं। तो प्राइम नंबर जनरली क्या होता है? ग्रेटर देन वन, और ऐसे नंबर जो केवल और केवल अपने आप से डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है। तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा, ये सब बच्चों क्या होते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर है ना?
कंपोजिट नंबर क्या होता है? यस, अ नंबर, हाँ, मतलब अपने आप के अलावा और वन के अलावा और अगर उस नंबर के फैक्टर्स मिल जाएं, और उस नंबर के फैक्टर्स मिल जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। जैसे फोर, जैसे फोर, कंपोजिट नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। तो 4, 6, 8, 9 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है ना? 4, 6, 8, 9, 12 ये सब बच्चों क्या है? कंपोजिट नंबर है ना? अगर आप इनके फैक्टर्स निकालोगे तो आपको दो से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे। एकदम मैं सिंपल भाषा में समझाऊं अगर आप लोगों को, तो ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। और आपको पता है दो फैक्टर तो हर नंबर का मिलेगा भाई। कोई नंबर होगा वो अपने आप से डिविजिबल होगा और वन से डिविजिबल होगा, दो फैक्टर तो सभी के मिलेंगे ना। केवल दो फैक्टर मिले तो वो प्राइम नंबर, और दो फैक्टर से ज्यादा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ओके, तो बच्चों, हाँ बोलो। वन को प्राइम नंबर इसलिए नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखो वन एक ऐसा एक्सेप्शन है, वो तो सभी से अपने आप से डिविजिबल है ही है। टू को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्यों कहा गया है? देखो प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो केवल अपने आप से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, मतलब दो फैक्टर होने चाहिए मिनिमम। प्राइम के लिए मैंने क्या बोला? कितने फैक्टर होने चाहिए? सभी नंबर के केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वन के कितने फैक्टर होंगे? तो वहां पे क्या दो फैक्टर हुए? नहीं हुए। तो इसलिए वन को प्राइम, वो प्राइम नंबर के डेफिनेशन पे नहीं सेटिस्फाई करता है, इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, मतलब नंबर इटसेल्फ एंड वन, देन दैट टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है? ओके, तो चलिए अब ये थ्योरम के स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो वहां से नोट कर लीजिएगा नोट्स में। बस मैं उसको समझा रहा हूं कि उसका मतलब क्या होता है, फिर सीधा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला क्या जा रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा बुक से। मैं जो समझाने वाला पार्ट है केवल उसको डिस्कस कर रहा हूं। क्या? एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be, every composite number can be expressed, every composite number can be expressed as a product of prime numbers. Every composite number can be expressed, expressed मतलब वही फैक्टराइज्ड बोला जा रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एंड ये जो एक्सप्रेस लिखा हुआ है इसका मतलब है फैक्टराइजेशन, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है? जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या है बच्चों? स्टेटमेंट तो चलो सभी लोग के पास होगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर आपको कहा जाए किसी नंबर का एलसीएम निकालिए, किसी नंबर का एलसीएम निकालिए फॉर एग्जांपल, और वो नंबर कैसा नंबर ले रहे हैं? कंपोजिट नंबर ले रहे हैं। मान लो एवरी कंपोजिट नंबर कोई भी ले लो। तो बच्चों चलो हम 24 लेते हैं। ये बताइए 24 कंपोजिट नंबर है या नहीं? है ना? अब 24 का करिए क्या? एलसीएम निकालिए। बच्चों ये जो एलसीएम आप निकालते हो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कहा जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा 8
7th 8th या 6th में, है ना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब एलसीएम निकालते हैं और यहाँ पे जो ये नंबर्स आते हैं जिनको हम बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं वही प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं कि नहीं। तो इसको आप क्या करिए, जैसे 2 से आप डिवाइड करिए तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 2 से करिए यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा और लास्ट में 3 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अब देखिए यहां पर हुआ क्या, 24 कैसा नंबर था बच्चों? कंपोजिट था। जब इसको हमने फैक्टराइज किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये जो नंबर आया, ये जो रिजल्ट आया, तो इसमें रिजल्ट में जो नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, या तो 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। कौन कौन से? एक 2 और दूसरा 3। और ये हम जानते हैं 2 और 3 क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं कि नहीं। अब आप स्टेटमेंट को इस एग्जांपल से रिलेट कराने की कोशिश करिए। क्या बोला जा रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर। ये तो मैंने पर्टिकुलर मान लो 24 लिया, आप कोई और भी कंपोजिट नंबर लेके चेक कर सकते हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप फैक्टराइजेशन बोल सकते हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ, मतलब कंपोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किस फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये जो आपने देखा कि कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किया कि नहीं, और है ना। और एक और चीज बोला जा रहा है, एंड आगे लिखा भी हुआ है, दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा, 24 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों, तो क्या इसके अलावा कोई और पैटर्न मिलेगा क्या? अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आपको इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा? यही तो प्रोसेस होता है एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो वही बोला जा रहा है यूनिक। यूनिक का मतलब जो केवल एक हो और कोई अदर मेथड ना हो या और कोई अदर रिजल्ट या अदर टाइप ना हो इसका। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ये जो एक्सप्रेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो यूनिक होगा बच्चों। इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं होगा। हाँ, एक चीज और लास्ट में बोली गई है, वो यू हैव टू रिमेंबर दैट। बोला ये जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order in which the prime factor occur। कहने का मतलब आप एक चीज यहां पर हो सकती है, वो क्या? प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को आप इंटरचेंज चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 टू द पावर 3 इंटू 3 बच्चों। अब कोई आए, मान लो संजय आए और उन्होंने कहा सर हम इसको 3 इंटू 2 टू द पावर 3 लिख दिए, तो क्या ये गलत होगा क्या? तो ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हो। तो वही बोला जा रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जो डिजिट्स आएंगे, जो उसमें नंबर आएंगे, वो यूनिक होंगे। किसी और भी तरीके से चाहे आप कोई भी तरीका करोगे तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसमें यही नंबर आएंगे। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ पे बस फंडामेंटल, हाँ हाँ, हमको कंपोजिट नंबर चाहिए ही नहीं। कंपोजिट नंबर आ जाएगा आपने बोला, हम तो कंपोजिट नंबर लेके रिजल्ट कर रहे हैं ना। क्या बोला जा रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब हमें ये पता है कि हमको कैसे नंबर लेने हैं, कंपोजिट लेने हैं। डिस्कस किसके बारे में करना है कि क्या उन कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। कंपोजिट नंबर तो गिवन ही है आपको। क्लियर? ओके। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बच्चों यही था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्लियर? एंड इट इज यूनिक। ओके, तो बच्चों आपको 1.1 एक्सरसाइज नहीं करनी है,
आपको 1.2 एक्सरसाइज आपको बच्चों करनी है, और 1.2 में है क्या, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालना मेरे ख्याल से आपको आता है, और शायद आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा जो कि एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों यूज भी होगा। कौन सा फार्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये पढ़ा है क्या कभी? ये फार्मूला कभी पढ़ा है? 10th में पढ़े हो, है ना? ये मेरे ख्याल से है नीचे की क्लासेस में। क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर आप दो नंबर का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, तो जो एलसीएम आएगा बच्चों, जो एचसीएफ आएगा, उनका प्रोडक्ट, दो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटे से समझा रहा हूं, आप लोग कह सकते हो कि छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, बट कोई नहीं बच्चों। हम एग्जांपल ले रहे हैं 2 और 4। एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 4 है। हम इस पे ये रिजल्ट को वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो 2 और 4 का पहले अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है सभी को? एलसीएम 4 आएगा। ओके, अब निकालते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ क्या आ गया? 2। तो एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 4। अब जरा इस रिजल्ट पे रखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आया है 4 और एचसीएफ आया है 2। तो बच्चों एलएचएस में 8 आया, और इक्वल्स टू में क्या लिखा है हमने? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर? जो गिवन थे। कौन से दो नंबर गिवन है? 2 और 4। तो इनको भी इंटू करोगे बच्चों तो क्या आएगा? 8 आएगा कि नहीं? तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं? है ना? क्लियर है ना सभी को? मेरे ख्याल से एलसीएम निकालना आता है सभी को, एचसीएफ निकालना आता है सभी को। तो आप लोग कर लोगे ना बच्चों इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन? अगर आप लोगों के पास बुक हो, आप देख पा रहे हो, तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हो जाएगा, है ना? एलसीएम निकालोगे, जैसे अभी हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसे हमने 24 का निकाला था, तो वही काम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सभी का करना है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे और वही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दोगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। कर लोगे जैसे अभी मैंने 2 और 4 का कराया। तो 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? 306 एंड 657 का एचसीएफ 9 है, तो उनका एलसीएम बताओ। हो जाएगा। फार्मूला लगेगा, हमें एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों नंबर दिया हुआ है ना, बस हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। एलसीएम हमें नहीं दिया, एलसीएम मान लो x है, हमें निकालना है, इनटू एचसीएफ बच्चों में दिया हुआ है 9 है, और जो दो नंबर है वो क्या है? 306 इंटू 657। तो यहां से x यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है? ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है बच्चों। इस चैप्टर में देखा जाए तो मेन जो टफ पोर्शन था वो हटा दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसमें इस चैप्टर को हम लोग 2 दिन में, अगले 2 लेक्चर में खत्म भी कर देंगे। रियल नंबर कोई टफ है ही नहीं यहाँ पे। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0।
आपको ये बताना है कि 6 टू द पावर n, और n क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है बच्चों, n नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो n की वैल्यू। तो बोला जा रहा है यानी 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 टू द पावर 4 एटसेट्रा। तो क्या इसका ये जो आप पावर निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो जो लास्ट डिजिट आएगी या जो नंबर आएगा, तो क्या वो 0 से एंड होगा? मेरे ख्याल से 6 ऐसा नंबर होता है, आप इसकी कोई भी पावर लो, यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आता है मेरे ख्याल से। आई एम राइट? है ना? आप 6 मल्टीप्लाई करते जाओ तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। ओके बच्चों, ये तो आप लोगों ने चलो समझ लिया, समझना अलग चीज है। अब यहाँ पे हमको लिखना है, हमको क्योंकि क्वेश्चन बोला जा रहा है चेक, मतलब है चेक करना है, तो उसके लिए कैसे हम दिखाएंगे कि हाँ यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा या 0 पे नहीं एंड होगा। तो बच्चों उसके लिए करेंगे क्या, वी नो दैट if a number have 0, if a number have 0 in its, if a number have 0 in its end digit, then the number must be divisible by 2 and 5, या आप और करके क्या लिख सकते हो 10। 2 and 5 या और करके क्या लिख सकते हो 10। बच्चों ये जो मैं लिखा हूं इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, कोई भी नंबर ले लो, मान लो हमने ले लिया 2 3 4 0, ये बच्चों किस डिजिट पे एंड हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है। अब ये बताइए, ये नंबर हम अगर किसी नंबर के लास्ट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा या नहीं? या फिर आप सीधा सीधा ये बोल दो 10 से डिविजिबल होता है कि नहीं? अगर कोई नंबर लास्ट में 0 लगा हुआ है तो वो 10 से डिविजिबल, और 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 और 5, तो वही मैंने लिखा, चाहे आप डायरेक्टली और मैंने लिखा चाहे 10 बोलो या 2 एंड 5 बोलो, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो उसके एंड में वो क्या हो, एंड में हमेशा 0 रहना चाहिए कि नहीं, है ना? तो हमने क्या लिखा, since we know that if a number have 0 in its end digit or in its end place, then the number must be divisible by 2 and 5, or you can say 10. Therefore the fact 6 to the power n can be written as 2 into 3 to the power n। लिख सकते हैं क्या भाई? हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन किया, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो यही तो मिलेगा ना, 2 into 3। अब क्या ये जो नंबर अंदर लिखा हुआ है 2 into 3 बच्चों, क्या ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है? क्या लिखेंगे हियर, यहां लिखेंगे, बिल्कुल यहां लिखेंगे क्या, हियर अबव नंबर या अबव एक्सप्रेशन या अबव फैक्टराइजेशन, above expression, here above expression is divisible by 2, but it is not divisible by which number, 5, है ना? ये जो नंबर ये लिखा हुआ है बच्चों, आप जो उसको देख रहे हो 2 into 3 होल पावर n, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? अरे 6 की कोई भी पावर ले लो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 और 5 की। मैंने यहां पे लिखा क्या, हेयर अबव एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 2। पहले इतने पे डिस्कस करिए आप लोग,
क्या ये जो 6 की कोई भी पावर ले लो, 6 ले लो, 6 की पावर 2 लोगे तो 36 आएगा, फिर 6 की पावर 3 लोगे तो 216 आएगा। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल होंगे या नहीं? अभी 5 भूल जाओ, 2 से डिविजिबल होंगे या नहीं? लास्ट प्लेस पे बच्चों इवन नंबर है ना, लास्ट प्लेस पे इवन आ रहा है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या ये जो आप 2 इंटू 3 टू द पावर n देख रहे हो, यानी कोई भी n की वैल्यू ले लो 1 2 3 एक्सेट्रा, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? कभी नहीं होगा। 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 6 के प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं, 2 है। 6 के प्राइम फैक्टर में 2 है बच्चों, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, बट 5 नहीं है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एंड पे 0 तब होता, एंड प्लेस पे 0 तब होता जब गिवन नंबर या गिवन नंबर का फैक्टराइजेशन 2 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो ये रीजन हुआ कि ये नंबर, हाँ बोलो। ओ अच्छा, सॉरी, अच्छा इसको अभी आप लोग शायद अभी, अच्छा मैंने कभी डिस्कस नहीं किया क्या? चलो, इसको बेटा बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। 11th में जब आप आओगे तो वहां पे पहला चैप्टर आपको मिलेगा सेट थ्योरी, तो वहां पे ये सब नोटेशंस और भी आ गए। बिलोंग्स टू मैथमेटिकल लैंग्वेज है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में, आपको पता है, और कुछ सिंबल्स अभी ऐसे भी हैं जिससे अभी आप फैमिलियर नहीं हो। अभी तो आप थीटा वगैरह अच्छा पढ़े थे 7th में, तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े थे। तो ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब स्मॉल एन कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है। स्मॉल एन न कोई नंबर है, कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और इस एन का मतलब ये जो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये जो स्मॉल एन यहाँ पे यूज हो रहा है वो कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर में है। तो स्मॉल एन, इसको क्या पढ़ेंगे? एन बिलोंग्स टू एन, मतलब एन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के सेट पे बिलोंग कर रहा है, एन हमेशा नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। ओके, तो ये बच्चों हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर ये नंबर 2 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n 0 पर एंड नहीं होगा। लिख लोगे ना आगे? Therefore it cannot end with the digit 0. ओके? हाँ हाँ, जैसे हमने बोला है बच्चों। अब ये बताओ, अगर आपको याद हो तो जब हम ये क्वेश्चन लिखे थे तो एक स्टेप भी नहीं लिखे थे, और आप लोगों ने मेरे ख्याल से आंसर दे दिया था कि हाँ सर n की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। आंसर आ गया था कि नहीं? तो यहाँ पे चेक करना है ना, जब चेक करने की बात आ रही है तो रिजल्ट अगर ट्रू है या फॉल्स कुछ भी है तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है, क्यों 0 पे एंड नहीं हो रहा है या क्यों 0 पे एंड हो रहा है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कर लेना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, और ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही है, कंपोजिट नंबर, इसीलिए मैंने पहले समझा दिया तो इसमें अब मुझे दिक्कत होगी नहीं और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। बोला जा रहा है, एक पार्ट हम कर देते हैं, एक पार्ट बच्चों आप लोग करिएगा, सेकंड वाला पार्ट 6 का हम करते हैं, फर्स्ट वाला आप लोग करेंगे, ठीक है। 6 में बोला जा रहा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। पूछा जा रहा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, क्यों है, ये एक्सप्लेन करिए आप। तो पहला वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है, मतलब उसमें कम नंबर है तो आप करिएगा, मैं सेकंड वाला चलिए कर रहा हूँ, उसी से आप लोग फर्स्ट वाला करिएगा। नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू, अच्छा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 और प्लस 5। बोला जा रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है, खैर देखते हैं अभी। तो बच्चों यहां पर ये बताइए, इन दोनों पे 5 कॉमन है क्या हमारे पास? तो मिलेगा क्या? 7 6, आप चाहो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, ये हो जाएगा 7 6 जा 42 इंटू 5 तो बाहर आ गया है, 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 5 ये बच्चों बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं?
तो ये हो जाएगा 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 2 जा 48, 4 कैरी आया, 24 4 जा 96, तो ये हो जाएगा 4 ऐड करोगे तो 100, ठीक है, +1। तो ये बच्चों लिखेंगे 5 इंटू 1009। कोई दिक्कत? हाँ जी, अरे तो 5 हमने कॉमन लिया है ना, ये 5 जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 है इनटू में, ये 5 प्लस में है, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो ये +1 बचेगा कि नहीं? ये जो नंबर जो भी था, कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाएं। तो ये जो भी नंबर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस गिवन एक्सप्रेशन मतलब जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये मोर देन 2 फैक्टर हमने बोला, आपने भी बोल दिया, कौन से दो से? अभी आप कहोगे सर यहाँ पे 2 ही नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, 5 है, एक 1009 है, तीसरा कौन है? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, एकदम सही बात है भाई। आपको पता है 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है ना, तो 1 हो गया, 5 हो गया। अब हमको इसको और सिंप्लीफाई, 1009 का फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको ये मिल गया 1 5, और 5 के अलावा एक नंबर और मिल गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। फर्स्ट पार्ट में भी आपको यही करना है, आप उसको पहले सिंप्लीफाई करिएगा, और अगर फैक्टर अगर मतलब इस फॉर्म में आ गया कि मतलब 2 नंबर यहां पे मिल गए और 1 होता ही है, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए बस कंपोजिट के लिए। क्लियर है? ओके, तो एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, और वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैं बता दूं, आप लोग कर लीजिएगा, आसान है। प्रोसेस केवल उसमें करना क्या है, बोला ये जा रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। एक कोई मान लो, यस, बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, गिवन जो मिनट्स दिए हुए, जो टाइम दिया हुआ है, उसका क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? जहां पे भी लीस्ट की बात होती है, जहां पे मिनिमम टाइम की बात होती है कि पहली बार वो दोनों कब मीट करेंगे दोबारा, जब भी लीस्ट की बात होगी हमेशा एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको रेफरेंस में मिल सकते हैं, जहां पे आपको वर्डिंग लिखी जाएगी और वहां से आपको समझना पड़ेगा कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है।